जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 1 के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के दूसरे लेक्चर में हैं, जहां पर हम लोग वैद्युत आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत आवेश के गुणों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, वैद्युत आवेश का जो सबसे पहला गुण है वह यह है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब, ठीक है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धन धन में देखिए प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी धनावेश धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण, ऋणावेश ऋणावेश के बीच में प्रतिकर्षण, धनावेश ऋणावेश के बीच में देखिए आकर्षण हो रहा है, और यहाँ पर ऋणावेश और धनावेश के बीच में क्या हो रहा है? आकर्षण। ठीक है, अब अपने अगले गुण को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि हमने दो चालक लिया है, एक चालक ये है, एक चालक ये है। इस चालक को मैंने आवेशित किया हुआ है और इस चालक को मैंने अनावेशित ही रखा है। अब क्या किया जा रहा है कि इन दोनों को संपर्क में लाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर संपर्क में लाया गया। जब संपर्क में लाएंगे तो देखिए धनावेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर दूर जाना चाहेंगे, और जब दूर दूर जाएंगे तो कुछ आवेश इस पर रहेंगे और कुछ आवेश इस पर चले जाएंगे। जब इस पर चले जाएंगे तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। जब हम दोनों को अलग अलग करते हैं तो ध्यान से देखिए, इस पर कुछ आवेश है और इस पर कुछ आवेश है। जरा सा ध्यान से देखेंगे कि इस पर कुल आवेश कितना है। मैं काउंटिंग कर रहा हूं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस पर कितना आवेश है? 0। तो यहाँ का Q जो है, QB, वो जीरो है, सॉरी। और यहाँ का जो है वो कितना है? तो टोटल 10 है। मान लेते हैं कि 10 E है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे निकाय में दोनों चालकों पर अगर देखा जाए तो कुल आवेश नेट माने कुल होता है। कुल आवेश क्या होगा? QA प्लस QB। ध्यान से देखिए तो 10E प्लस QB की वैल्यू है तो उसको 0 लिख देता हूं मैं, 10। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको अभी टच नहीं करा है, यह प्रारंभिक स्थिति है, तो मैं इसको इनिशियल लिख देता हूँ। ठीक है, प्रारंभिक क्या लिख देता हूँ? प्रारंभिक है। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक है। प्रारंभिक कुल आवेश कितना है? 10E। ठीक है, 10E है। जब इसको संपर्क में लाया गया तो ये आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण हुआ, तो ये A से B पर चले गए कुछ आवेश। अच्छा, कुछ आवेश जब इस पर गए तो ध्यान से देखिए, अब इस पर कुल कितना आवेश है? A पर देखें जरा तो, 1, यहाँ से गिनती शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। तो QA भैया कितना हो गया? 6E। और QB देखेंगे तो 4E हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो QB बराबर 4E। अब अंतिम स्थिति में कुल आवेश कितना है? Qnet की वैल्यू है 6E प्लस 4E बराबर आपका आ गया 10E। देखिए इस निकाय में
मैंने कोई भी बाहर से आवेश ना तो डाला है और ना ही यहाँ से कोई आवेश बाहर निकाला है, तो इस निकाय को बोलते हैं विलगित निकाय। यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से ना तो कोई आवेश को निकाला जाए और ना ही कोई आवेश डाला जाए, तो वह सिस्टम या वह निकाय क्या कहलाता है? विलगित निकाय। अब विलगित निकाय में कुल आवेश की मात्रा, ध्यान से देखिएगा, विलगित निकाय में कुल आवेश की मात्रा कितनी है? 10 ही है, और यहाँ भी कितनी आ रही है? 10। विलगित निकाय क्या होता है? तो विलगित निकाय वह सिस्टम है जिसके अंदर ना तो किसी आवेश को बाहर से डाला जाए और ना ही उस निकाय में से किसी आवेश को बाहर निकाला जाए। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? विलगित निकाय। निकाय मतलब सिस्टम होता है, अंग्रेजी में उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी विलगित निकाय के भीतर का जो कुल आवेश होता है वह स्थिर होता है। देखिए, प्रारंभ में भी 10 ही था और अंतिम में भी कितना है? 10 ही। यानी जो विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश होता है वह स्थिर होता, अर्थात ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से कहाँ कर दिया मैंने? दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी विलगित निकाय में से के भीतर कुल आवेश स्थिर होता है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज, इसका आवेश का गुण निकल करके आता है। कौन सा गुण? कि आवेश जो होता है वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी यह इसका तीसरा गुण भी हो गया। पहला गुण क्या? कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा गुण क्या हो गया? कि किसी विलगित निकाय के भीतर का जो कुल आवेश होता है वह स्थिर होता है, अर्थात ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवेश आपका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यह आपका दूसरा गुण भी है और तीसरा गुण भी है। तो मैं लिख देता हूं, अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो। चलिए, ठीक है। तो वैद्युत आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यह आपका तीसरा गुण होगा। ठीक है, चलिए अब अपन चौथे गुण की तरफ। चलो बच्चों, तो अपने चौथे गुण को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जो आपको पहले कक्षाओं में पढ़ाई भी जा चुकी है। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, समझ में भी आए। इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह जो होता है चलो बच्चों, तो अपने चौथे गुण को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। उसको समझेंगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, यह गुण समझ में आए। पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन कणों को अब आगे और तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे जो छोटा कण होगा वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान देखा था वो 9.1 गुणे 10 के घाते -31 kg। यानी अब इस इलेक्ट्रॉन को और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस गुण को समझने के लिए। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, इसका मतलब कि यह एक मूल कण है। क्या कण है? मूल कण। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे समझिए, अगर किसी भी पदार्थ को आवेशित करना हो तो या तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं
और या फिर उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो वह जो पदार्थ है वो आवेशित हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर मैंने दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर मैंने तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो यहाँ पर जो आवेश आएगा +3e आएगा, यहाँ पर जो आवेश आएगा -3e आएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन हम इस पर दे रहे हैं। अब एक केस हुआ पहले, दूसरा केस मान लीजिए मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ना निकाल करके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये रहा चौथा इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, हमने इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 4 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो इस पर जो आवेश आएगा +4e। कैसे आ रहा है? थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो और अच्छे से डिटेल में समझिए। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो लिखूंगा 1e, दूसरा निकालूंगा तो +e, तीसरा निकालूंगा तो फिर +e। जितने आवेश मैं निकालता जाऊंगा इलेक्ट्रॉन को, उतना इस पर धन आवेश आता जाएगा, वो भी e के टर्म में। अच्छा, इस पर क्या आएगा? इस पर चूंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ आएगा -e, फिर -e, तो कुल आवेश यहाँ पर -3e हो जाएगा। और यहाँ पर आवेश कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आवेश हो जाएगा +3e। ये मैंने पहले केस की बात, ये मेरा पहला केस है जब मैंने ऐसा निकाल दिया, फिर इन दोनों को टच करा दिया तो ये फिर से उदासीन हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। दूसरा जब मैं केस ले रहा हूँ तो अब मैं कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ? 4। तो यहाँ पर जो आवेश आएगा उसी तरीके से 4 ही आ जाएगा और यहाँ पर आएगा -4e। ध्यान से अगर देखें तो हम या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। किसी वस्तु पर देना भी होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से दूंगा। कभी भी हम आवेश इस तरीके से नहीं दूंगा। 4.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन आप अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव है, जबकि ऐसा हमने पहले पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना असंभव है, इसलिए यहाँ पर ये चीज नहीं होती। यानी कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, भिन्नात्मक संख्या में नहीं आवेश होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आवेश किसी वस्तु पर आएगा वह किस रूप में आएगा। ध्यान से देखिए, 3e, 4e, इसी तरीके से 5e, 6e, तो हम इसको Ne लिख देते हैं, Ne। अच्छा, प्लस होगा कि माइनस, इस चीज को दिखने के लिए ध्यान से देखिए, हमने यहाँ आगे लगाते हैं प्लस और फिर माइनस। अच्छा, प्लस कब होगा? जब मैं देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालकर इस पर डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला हूँ और इस पर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर आएगा धनावेश। तो ये जो धनावेश लिखा गया है वह इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, और जो ये ऋणावेश लिखा गया है वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। तो जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन अधिकता में होंगे वह पदार्थ आपका ऋणावेशित हो जाएगा, जबकि जो पदार्थ आपका धनावेशित होगा वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, इसी चीज को क्या नाम दिया जाता है? आवेशों का क्वांटीकरण। यानी जो आवेश है वह मूल आवेश, इसको हमने बताया था पिछली कक्षा में कि जो E होता है इसको मूल आवेश कहते हैं, इससे छोटा आवेश आपको नहीं मिलेगा। तो यह जो आवेश है वह मूल आवेश है। तो जो किसी भी वस्तु पर अगर आवेश है तो वह मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। यानी आवेश का क्वांटीकरण यही है कि किसी भी वस्तु पर अगर कोई आवेश है तो वह आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यह क्या है? पूर्णांक है। n बराबर 1
2 3 डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। अभी मैं लिख देता। तो बच्चों चौथा गुण आपका यह है कि किसी वस्तु पर आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। एक निश्चित न्यूनतम मान होगा जिसका पूर्ण गुणज होता है। इससे आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। प्रयोगों द्वारा पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर पाए जाने वाला आवेश का परिमाण ही न्यूनतम आवेश, इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अतः वस्तु पर Q आवेश हो तो Q बराबर प्लस माइनस एन, जहाँ n बराबर 1 2 3 होगा डॉट डॉट ऐसे। आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण का मुख्य कारण यह है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है। इस वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण को किस प्रयोगों द्वारा दर्शाया गया, तो वह प्रयोग का नाम है मिल्कन तेल बूंद प्रयोग। मिल्कन तेल बूंद प्रयोग ने आवेश की क्वांटम प्रकृति को दर्शाया है, ठीक है। तो ये रहा आपका चौथा गुण वैद्युत आवेश का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आवेश का क्वांटीकरण नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग देख लें। तो बच्चों अपने पांचवें गुण को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है सोडियम का। सोडियम का यह परमाणु है, ध्यान से देखेंगे। प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मैंने उसका एक परमाणु लिया, ध्यान से देखेंगे कि मैंने एक प्रोटॉन का द्रव्यमान था वो mp मैंने लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me लिखा है और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ml लिखा है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें कुल 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। इस तरीके से 11 mp यानी 11 प्रोटॉनों का द्रव्यमान ये हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान ये हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लिखा हुआ है 11 me 12 ml। कुल द्रव्यमान इस तरीके से 11 mp 11 me तथा 12 mn हो जाएगा। अब क्या किया जाए कि अगर इस में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, यह हो जाएगा 11 mp प्लस 11 me प्लस 12 mn। अब जैसे ही इसको मैं निकालूंगा यह सोडियम परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेशित। अगर यह धनावेशित हुआ, समझिएगा इस चीज को कि अगर यह परमाणु धनावेशित हुआ है तो इसका मतलब इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकला है या तो इलेक्ट्रॉन डाला गया है। और अगर इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन डाला गया है तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी होंगे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तथा कुछ जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उनका भी द्रव्यमान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर आपको आवेश दिखे तो इसका मतलब ये है कि वह वस्तु जो है उसमें द्रव्यमान है। यानी कोई भी आवेशित वस्तु होगी तो उसका द्रव्यमान तो निश्चित है। ये कहने का इसका तात्पर्य है। यह पांचवा गुण है, यानी आवेश जो होता है द्रव्यमान का एकदम सही सही आप कहें कि परीक्षण है, द्रव्यमान का सही सही परीक्षण वो कराता है कि द्रव्यमान है या नहीं है। इस चीज को अगर आपको चेक करना है तो आप उस पदार्थ को आवेशित कर दीजिए। अगर आवेशित हो गया तो इसका मतलब है कि वो द्रव्यमान रखता है, और अगर आवेशित नहीं हुआ तो द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जो पांचवा गुण है वो यही है, क्या कहता है, इसका मतलब अगर इन चीजों को मैं समराइज करूं कि द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक द्रव्यमान नहीं होगा तब तक आवेश नहीं होगा। तो बच्चों द्रव्यमान के बिना
आवेश का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यानी द्रव्यमान जिस जगह नहीं होगा उस जगह आवेश नहीं होगा। आवेश की उपस्थिति द्रव्यमान की प्रामाणिकता है। द्रव्यमान कन्फर्म करता है अगर कहीं आवेश है इसका मतलब इसका द्रव्यमान भी होगा, यह कहने का मतलब है। तो आइए इसको लिख लेता हूं। तो बच्चों, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः आवेश की उपस्थिति द्रव्यमान का सुविधाजनक प्रमाण है। द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, अतः आवेश की उपस्थिति द्रव्यमान के अस्तित्व का सुविधाजनक प्रमाण। छठा गुण क्या है? देखिए, एक समझ लीजिए फिर उसके बाद पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है ए और इसका इस समय द्रव्यमान कितना है? m। ठीक है, अब इस वस्तु को धनावेशित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? धनावेशित। अच्छा, इस वस्तु को जब धनावेशित कर देंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके द्रव्यमान कम हो जाएंगे इसमें से। अच्छा, इसमें से जब द्रव्यमान कम होगा तो इसका द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, इसका जो द्रव्यमान होगा वो m+ से मैंने लिखा है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा इससे क्या होगा? कम। क्योंकि भाई ये इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे थे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो ये धनावेशित हो जाएगा, और जब ये धनावेशित हो गया तो इसका द्रव्यमान इससे कुछ कम हो जाएगा। यही प्रोसेस, लेकिन अगर हम जब इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा m-। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डाला गया है तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। अच्छा, ऋणावेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दिया गया। बाहर से डालने का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा जो बाहर से डाला गया है वह इसमें जुड़ जाएगा तो इसका द्रव्यमान इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यही चीज लिखी हुई है कि कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान m है, जब इस वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान m+ हो जाता है, परंतु जब उसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान m- हो जाता है। तब m m- और m+ के बीच का क्या रिलेशन है? तब m m+ और m- के बीच का क्या रिलेशन है? तो वो रिलेशन देखिए क्या है, संबंध क्या है, वो इस तरीके से है कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा ऋणावेशित का, उससे कम होगा वैद्युत उदासीन का, उससे कम होगा धनावेशित पदार्थ का। ठीक है, क्या कि जब किसी आवेश को गति दी जाती है तो उस आवेश का मान बदलता नहीं है। कहने का मतलब यही है कि किसी वस्तु पर आवेश उस वस्तु की गति के साथ बदलता नहीं है। बहुत ही आसान है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बताया जा रहा है? तो ऐसा इसलिए है कि जब भी हम किसी वस्तु को गति कराते हैं और वो गति लगभग किसके हो बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर हो, तब इसका द्रव्यमान यम क्या होता है? बदल जाता है। इसका द्रव्यमान का फॉर्मूला है m बराबर m0 अंडर रूट में 1 - v²/c²। m0 रुका हुआ द्रव्यमान है, यानी जब पदार्थ रुका हुआ होगा हुए पदार्थ और जब वो गति में आ जाएगा तब उसका द्रव्यमान ये हो जाएगा। तो बच्चों, चौथा गुण क्या है? सॉरी, तो बच्चों नौवां गुण क्या है? जब भी किसी आवेश, धनावेश हो या ऋणावेश,
दोनों हो, दोनों में से कोई भी हो, अगर यह रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब देखिए उसका वेग क्या लिखा हूं मैं, शून्य लिखा हूं। शून्य का मतलब रुका हुआ है। तो स्थिर अवस्था में होता है, जब भी कोई आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो देखिए वेग बदल नहीं रहा है। अगर वेग नहीं बदल रहा है तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। अगर त्वरण शून्य होगा तो उस समय क्या उत्पन्न करता है आवेश अपने चारों ओर, उस समय आवेश जो है अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता, केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। ठीक है, कि जब कोई आवेश को नियत वेग से, ठीक है, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, इस तरीके से नियत किसी निश्चित दिशा में चलाया जाए, किसी निश्चित दिशा में गति कराया जाए, तो उस समय आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। उस समय ध्यान देखेंगे तो त्वरण क्या होता है, शून्य। तो त्वरण कब कब शून्य हो रहा है, यहाँ भी त्वरण शून्य हो रहा है और यहाँ भी त्वरण शून्य हो रहा है, लेकिन यहाँ वेग शून्य है, यहाँ वेग नियत है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब आवेश का त्वरण शून्य होगा तो वह क्या उत्पन्न करता है, देखिए दोनों उत्पन्न कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग है। क्या कि जब वेग शून्य होगा या आवेश रुका हुआ होगा तो उस समय केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और वही आवेश अगर नियत वेग से चलेगा तो दोनों उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अच्छा, अगर आवेश त्वरित हो जाए, त्वरित का मतलब है कि उसका त्वरण शून्य नहीं होना चाहिए, वेग जो है परिवर्ती होना चाहिए। ठीक है, अगर वेग लगातार बदल रहा है तो उसका त्वरण 0 नहीं होगा, त्वरण का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो उस समय आवेश जो होता है बोला जाता है कि वह आवेश त्वरित है। तो जब त्वरित आवेश होता है तो वह अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा ऊर्जा, ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 9वां गुण।